हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की जो कि आपसे पूछा गया था, इसमें था कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेता। ठीक है। 2020 यानी कि हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची में शीर्ष 10 यानी कि बात करें तो टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय अभिनेता हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है अक्षय कुमार, दूसरा है आमिर खान, तीसरा है शाहरुख खान। देन उसके बाद इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या कि एक और तीन, या एक, दो और तीन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल एक, यानी कि विश्व में जो टॉप 10 में नाम आया है तो इनमें से भारतीय अभिनेता जो है वो है अक्षय कुमार जी। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि इस सूची में 48 मिलियन डॉलर यानी कि बात करें तो 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय कुमार छठे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार अक्षय की अधिकतर कमाई प्रोडक्ट इंडोर्समेंट से होती है। देन उसके बाद है कि टॉप यानी कि फोर्ब्स की टॉप 10 स्टार्स की सूची में पहले स्थान पर यदि कोई है तो वो कौन है? ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक हैं। उन्होंने 87.5 मिलियन डॉलर यानी कि 1402 करोड़ रुपए की कमाई की है। ठीक है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार जी कितने नंबर पर है? छठवें नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है ड्वेन जॉनसन। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे पहला है हमारा कि बांसुरी वादन से, दूसरा है हमारा शास्त्रीय संगीत से, तीसरा है सरोद वादन से, देन उसके बाद हमारा चौथा है लोक नृत्य से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से। देन उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की यदि बात करें तो बताया जा रहा है कि पंडित जो जसराज जी थे वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख गायकों में जाने जाते हैं। जसराज का क्या है कि मेवाती घराने से ताल्लुक था जो संगीत का एक स्कूल है और ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के अलावा जसराज ने अर्ध शास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम किया है। देन उसके बाद है जैसे हवेली संगीत जिसमें मंदिरों में अर्ध शास्त्रीय प्रदर्शन शामिल है। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल दैट मीन्स कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें पहला है राकेश अस्थाना, दूसरा है हमारा आलोक शर्मा, तीसरा है हमारा एस देसवाल, देन हमारा चौथा है SN श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राकेश अस्थाना जी। उसके बाद व्याख्या की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि राकेश अस्थाना को क्या किया गया है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बात करें तो BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के प्रमुख SS देसवाल इस BSF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राकेश अस्थाना BSF के 27वें महानिदेशक होंगे। ठीक है। दिन उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है सत्यपाल मलिक को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसमें पहला है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मेघालय और चौथा है हमारा असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने तथागत राय का स्थान लिया है। गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं कि गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने पदभार संभाला है? तो वो अब है महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो राज्यपाल होते हैं, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है कि एक राज्य में मतलब कि एक राज्यपाल एक ही राज्य के लिए हो सकता है। यदि कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वहाँ पे एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है, ठीक है? जैसे अभी हाल फिलहाल में एमपी का ही था कि जब लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब था, तो आनंदीबेन पटेल जी यूपी प्लस एमपी का दोनों का ही कार्यभार संभाल रही थी, ठीक है? तो राज्यपाल से संबंधित ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहला है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी, देन दूसरा है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा है राजीव गांधी, चौथा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है? यानी कि बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या की। तो इसमें बताया जा रहा है कि 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 76वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। यह दिन सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम पुरस्कार दिया गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, बट क्वेश्चन का पैटर्न कुछ दूसरा था, लेकिन आंसर वही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है, यानी कि किस स्थान को या किस राज्य या किस जिले को दिया गया है। इसमें पहला है इंदौर को, दूसरा है दिल्ली को, तीसरा है वाराणसी को, और चौथा है हमारा चंडीगढ़ को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंदौर को, ठीक है? एमपी का जो इंदौर शहर है, वो लगातार चौथी बार क्या हुआ है कि इसमें पहले स्थान पर आया, ठीक है? यहाँ पे व्याख्या की बात करते हैं तो और डिटेल से समझेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में गुजरात का सूरत दूसरे स्थान और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पे ये दूसरा और तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है पहला ना पूछ के दूसरा पूछ ले। तो कौन सा है? गुजरात का सूरत है, और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है, और सूरत दूसरे स्थान पर है, और इंदौर जो है वो पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे राज्य प्लस जो ये जिला है उनका नाम याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो क्या है कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। वहीं नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए पुरस्कृत किया गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि ऐसे हमारे देश की कौन सी राजधानी है जिसको सबसे पहला स्थान मिला है स्वच्छता के क्षेत्र में, तो वो होगी नई दिल्ली। देन उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला है 21 अगस्त को, दूसरा है 23 अगस्त को, और तीसरा और चौथा है 27 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 21 अगस्त को। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। यह दिवस बुजुर्गों को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ठीक है? तो ये जो दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अपने घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम न भेज के उनका सम्मान करे और उनकी अच्छे तरह से खातिरदारी करे, ठीक है? यानी कि देखभाल करे। इसलिए ये दिवस मेन रूप से मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकों में यानी कि बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि 6वीं गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया है। तो इसमें है विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने
दूसरा है हमारा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, और तीसरा है हमारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, और चौथा हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकों की 6वीं गोलमेज बैठक 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का मतलब है कि जो भी बैठकें होती हैं वो कुछ ऐसे सर्किल में होती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। और ये कौन से नंबर की बैठक है, 6वीं गोलमेज बैठक हुई है। और कब हुई है, 20 अगस्त को हुई है। और इसमें भारत की ओर से कौन शामिल थे, तो भारत के विदेश मंत्री जो भी प्रेजेंट टाइम में हैं वो हैं एस जयशंकर जी, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें ये हमारा क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की घोषणा हाल ही में की गई है। इस घोषणा के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो इसमें पहला है हमारा रोहित शर्मा, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है मरियप्पन थंगवेलु, और चौथा है हमारा मनिका बत्रा और रानी रामपाल। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं 1 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, और 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। यानी हम पहले भी आपको बताए थे कि जरूरी नहीं कि रोहित शर्मा का बस ही नाम याद रखना है कि रोहित शर्मा क्रिकेटर है, उनका नाम शामिल किया गया है। यहाँ पे किसी का भी नाम पूछ लिया जा सकता है या कि सभी का नाम पूछ लिया जा सकता है, तो ये सभी बनने चाहिए। ठीक है, यानी रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु और मनिका बत्रा और रानी रामपाल, इन सभी को ही राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या पे बात करें तो बताया जा रहा है कि इस वर्ष क्या हुआ कि क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, यानी कि ये किस फील्ड से आते हैं, तो रोहित शर्मा कौन है, क्रिकेटर, पहलवान विनेश फोगाट यानी कि ये पहलवानी के क्षेत्र से आती है। उसके बाद है महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। ठीक है, यानी कि ये किस खेल से संबंधित है, रानी रामपाल, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ये हॉकी टीम से संबंधित है और कप्तान भी है। उसके बाद है टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, मनिका बत्रा। ठीक है, यानी मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस खिलाड़ी से। और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु, तो पैरा एथलीट खेल से संबंधित है मरियप्पन थंगवेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी को ही खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना है, यानी चारों ही स्टेटमेंट राइट होंगे। और इसके बाद इनका ये क्षेत्र जो कि किस क्षेत्र से ये आते हैं या किस क्षेत्र से इनका संबंध है, जैसे क्रिकेटर हो गए या पहलवानी से या कि हॉकी से या एथलीट से या टेबल टेनिस से, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमसे आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो इसमें हमारा पहला है कि 1 अगस्त 2020 से, दूसरा है हमारा 1 जनवरी 2020 से, और तीसरा है हमारा 1 जनवरी 2021 से, और ये तीसरा है 1 अप्रैल 2021 से या 1 जून 2021 से। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कि 1 जून, यानी कि बात करें तो 1 जून 2021 से ये जो हॉलमार्क है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। यानी कि बात करें तो सोने के आभूषणों और अन्य सामान पर हॉलमार्क का चिन्ह अगले साल 1 जून से अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉलमार्क का चिन्ह लगता है, यानी कि ये हॉलमार्क का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की, दैट मीन सोने या चांदी की, वो गुणवत्ता बताता है। ठीक है, कि इसकी मतलब क्वालिटी क्या है, इसलिए वो चिन्ह लगाया जाता है कि ओरिजिनल है या नहीं। तो ये चिन्ह जो अभी शायद नहीं लगाया जाता रहा होगा, तो अब वो 1 जून से यानी 1 जून 2021 से क्या कर दिया जाएगा, इसको अनिवार्य रूप से यानी कर दिया जाएगा कि लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी सोने के आभूषण होंगे या अन्य सामान होंगे, चाहे सोने का कोई भी चीज़ बनता है
तो सोने की पहचान हमको हॉलमार्क के द्वारा ही होती है, ठीक है। कि कौन सा, आपको पता है कि सबसे शुद्ध सोना जो होता है हमारा गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे इसके वैरायटीज होती हैं, इसलिए ये लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सोने की गुणवत्ता हम किस मार्क से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा होगा हॉलमार्क हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो क्वेश्चन था कि मतलब कब से ये अनिवार्य रूप से होना है, तो 1 जून 2021 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? तो यहाँ पे पहला है हमारा 1, दूसरा है हमारा 2, तीसरा क्या है हमारा कि यानी कि तीसरे में हमारा है 3 और चौथा है हमारा 5। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को और समझिए, उसके बाद आंसर पे आते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो पूर्व वित्त सचिव जी थे, तो उनको निर्वाचन आयोग का क्या यानी कि आयुक्त का नियुक्त किया गया है, यानी कि निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। किसे? राजीव कुमार जी को, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कितने निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। यानी कि हमारे भारत के संविधान में मुख्य निर्वाचन तो होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, देन उसके बाद कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त और हो सकते हैं, तो इसमें से क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की बात करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि भारत का जो संविधान है वो 460 प्लस, यानी कि अभी वर्तमान समय तक की बात करें यदि, तो क्योंकि क्या है कि संशोधन होते रहते हैं, इसलिए हम लगभग ही बोल सकते हैं कि कोई कंठस्थ नहीं बोल सकते कि कितने हैं, क्योंकि जब संविधान का निर्माण होता है तब 395 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और 22 भाग और 8 अनुसूचियां होती हैं, लेकिन अब कई सारे संशोधन होने के बाद यहाँ पर 400 तक क्या हुआ है कि आर्टिकल पहुँच गए हैं। तो 460 प्लस ही कह सकते हैं हम कि मतलब 460 प्लस आर्टिकल और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 15 यानी 25 भाग में से भाग 15 जो है वो चुनावों से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति यानी कि बात करें हम, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 324 ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भाग हैं भाग के अंतर्गत ही आर्टिकल्स रखे गए हैं, ठीक है। जो संविधान हमारा क्योंकि एक लिखित दस्तावेज है, और यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं हम जो 460 प्लस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे 25 भाग में ही रखे गए हैं। जैसे कि हम कोई बुक्स पढ़ते हैं उसमें यूनिट में, एक यूनिट में 2 या 3 चैप्टर रखे जाते हैं, वैसे ही भाग में 25 भाग के अंतर्गत ही ये 495 या 460 आर्टिकल्स उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है, ठीक है। यानी कि हो सकता है 324 इसके शक्तियों के लिए हो, 325, 326, 27, 28, 29। तो ये क्या है कि इनकी शक्तियों के लिए है, कार्य के लिए, काल के लिए है, पात्रता के लिए है। तो ये संबंधित है 324 से 329। ये आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड, और ये हमारा भाग भी इम्पोर्टेंट है कि किस भाग में बात की गई है। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करें यदि, तो क्या बताया जा रहा है कि मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। मूल संविधान का मतलब क्या है कि जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार होता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 या की बात करें हम तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू होता है, ठीक है। उस टाइम तक की बात करते हैं तो क्या प्रावधान था कि निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त होगा। लेकिन क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग वाला कर दिया गया था। तब से निर्वाचन आयोग में क्या हुआ है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त
और 2 चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है। यानी कि एक उसका हेड होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग वाला इसको कर दिया गया है। लेकिन कब से कर दिया गया है ये डेट भी हमको याद रखनी है, क्योंकि ये केवल करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमको इसके सारे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि 1 अक्टूबर 1993 से इसे 3 सदस्यीय आयोग वाला कर दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि एक हेड होगा और दूसरे अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा हमारा कि मूल संविधान में यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने थे, तो वहाँ पे होगा कि केवल एक ही चुनाव आयुक्त का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अभी एक चुनाव आयुक्त होगा, उसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है कि 13 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। तो इसमें पहला है विश्व हाथी दिवस, दूसरा है विश्व अंगदान दिवस, तीसरा है विश्व मधुमेह दिवस और चौथा हमारा विश्व क्या है वृद्ध दिवस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से साल में भी कर चुके हैं। सो आप लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।